वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस हफ्ते जो है जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि वजीर आजम जनाब इमरान खान आज लाहौर के एक रोज़ा दौरे पर गए हैं, जहां बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही ये खबरें भी आई कि उनके इस दौरे का मकसद जो था वो 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तलब की गई है। अहम इजलास हैं जिनकी वो सदारत भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अहम फैसले जो हैं वो भी मुतवक्के हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि इंतज़ामी उमूर पर कुछ तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और तंजीमी लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली लाई जा सकती है। इसकी वजह क्या, गुज़िश्ता रोज़ जैसे हमने देखा कि एक इजलास भी तलब किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन नताइज पर गौर व खौज़ किया गया था। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब पे अपनी गिरफ्त जो है वो लूज़ करता नज़र आ रहा है, उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मॉडल टाउन के अंदर एक इजलास है तंजीमी ढांचे के हवाले से, जिसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो भी शिरकत कर रही हैं। आज ज़रा इन्हीं पर तज्जिया कराते हैं, अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स इन असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार ज़ैगम खान साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। पंजाब से आगाज़ करते हैं। मैं क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, मुजम्मिल आप हमें बता सकते हैं क्या खबरें आपके पास हैं? क्या ये उसी तरह का दौरा है वज़ीर आज़म का आज का, जिसमें बहुत सारे जैसे इजलासों की वो सदारत करते हैं और एक कुछ ना कुछ वो बेल्ट टाइटनिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं कि पंजाब में गवर्नेंस के मामला जो हैं वो बेहतर किए जाएं? या आपको समझते हैं कि इस मरतबा जो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के नताइज हैं उसके बाद वज़ीर आज़म को इल्म है कि पंजाब में कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है एंड इट्स लूजिंग ग्राउंड? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पंजाब में जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए, एक सियालकोट के अलावा सारे पीटीआई हारी थी। डस्का हो, वज़ीराबाद हो, बक्कर हो, और सब जगह से पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात मुसलसल हारी थी। और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब ने लाहौर से अपनी सीट 2018 में जो वो जीते थे वो छोड़ी थी, तो वो सीट भी फौरन ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई हार गई थी और इमरान खान साहब की अपनी छोड़ी हुई सीट भी पीटीआई दोबारा नहीं जीत सकी थी। तो 2018 के जो इंतखाबात हैं वो आरटीएस फैक्टर की वजह से अगर पीटीआई को हुकूमत मिल भी गई तो उसके बाद से पंजाब के तमाम इंतखाबात ने ज़िमनी ने ये शो किया है कि पंजाब में पीएमएलएन अभी भी एक बड़ी ताकत है। ये कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हैं, इन्होंने इस पर एक किस्म का स्टैंप लगाया है कि पीएमएलएन जो है वो पीटीआई से बहुत आगे है, क्योंकि अगर बड़े शहर देखें, मुल्तान देखें, लाहौर देखें, पिंडी देखें, सियालकोट देखें, तो उसमें पीएमएलएन को वाज़ेह बरतरी मिली है। ये बात पीटीआई के लिए कोई नई नहीं है, ये बात उन्हें इल्म है। मैं नहीं समझता कोई खतरे की घंटियां बजी हैं और मैं ये भी नहीं समझता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत नाराज हुए होंगे। ये तो मतलब पिछले 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। आप ज़िमनी इंतखाब हार रहे हैं, इसीलिए आपने आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, इसीलिए आप बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं करते हैं, क्योंकि पंजाब का मूड और ट्रेंड सबके सामने है और वो 2018 में भी ऐसे ही था। वो तो थैंक्स टू आरटीएस के वो हुकूमत बन गई और वो हुकूमत अब तक कायम है। बाकी मैं नहीं समझता कोई प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज हैं या कुछ हैं। अच्छा। हाँ, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर दोनों से आज मिले हैं, दोनों ने अपना अपना विजन प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया है कि वो क्या करेंगे आगे। सर्टनली नया लीडर आता है, नए आईजी साहब ने कहा है कि ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है, मैं तो 2-3 हज़ार बंदे नौकरी से निकालना चाहता हूँ। इसी तरह गवर्नेंस का को मॉडल चीफ सेक्रेटरी साहब भी माहिर माशियात हैं और कहा जा रहा था कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, प्राइस कंट्रोल, तो इसलिए एक इकोनॉमिक का माहिर हम चीफ सेक्रेटरी लाए हैं ताकि महंगाई कंट्रोल उस पर होगी। लेकिन कैबिनेट रीशफल की भी खबरें हैं और पंजाब की कैबिनेट रीशफल ऑन द कार्ड्स है। अलीम खान साहब का इस्तीफा भी मंजूर होना है उनको, क्योंकि वो 3 दफ़ा दे चुके हैं। अब उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि मैंने 3 दफ़ा इस्तीफा दिया है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ठहरें। उसके अलावा नज़ीर चौहान साहब ने तरीन ग्रुप छोड़ा था, तो उनको अकोमोडेट करना है। समीउल्लाह ने वापस कैबिनेट में आना है,
तरीन ग्रुप में जो वज़रा चले गए थे, अगर वो वापस बुज़दार साहब के साथ भी आ गए हैं तो उनकी वजारतें कमज़ोर करनी हैं। इसी तरह कुछ गिव एंड टेक मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ करना अच्छा, है। तो पंजाब में ये इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने आज लेना है और वो अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अच्छा, ये तो फिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है ज़ैहम, आपका तज्जिया क्या है कि मुजम्मिल कहते हैं कि कोई उनके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, बिकॉज उन्होंने ज़िमनी के नताइज भी आपके सामने रखे हैं और फिर कंटोनमेंट बोर्ड के भी, तो फिर क्या उनको अभी भी लगता है कि सब अच्छे की खबर है? देखिए नादिया, तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस 3 साल में पंजाब के वो इलाके, पंजाब के हार्टलैंड, सेंट्रल पंजाब जो है, जो नवाज़ शरीफ का गढ़ हुआ करते थे मुस्लिम लीग नवाज़ का, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ही रहे हैं और इस अरसे में वो दूसरी तरफ नहीं गए तमाम तर कोशिश के बावजूद। तो वो तब्दीली अब भी नहीं आई। दूसरी बात ये है कि गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए जो तब्दीलियाँ की गई, जो बार बार पंजाब में तो वज़रा भी बदले गए और 7-7 बार, 8-8 बार जो सेक्रेटरी भी बदले गए, आधा दर्जन दफ़ा जो है वो चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ को भी बदला गया, उससे भी कोई फ़र्क, गवर्नेंस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत में आई थी, और मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं आरटीएस की बात नहीं कर रहा, कि देखिए पीटीआई ने पंजाब में अक्सरियत नहीं ली थी, पंजाब में जीती नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन पंजाब में जो ज़्यादा सीट्स थी वो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने ली थी। पीटीआई ने केपी में जो है वो स्वीप किया था, पंजाब के कुछ इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया था, साउथ पंजाब में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके अलावा जो हमारी मार्शल बेल्ट है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, पोठोहार के इलाके में, उसके अलावा कराची में अच्छा परफॉर्म किया था। इस तरीके से उसने ओवरऑल जो हुकूमत है वो बनाई थी। अब ज़ाहिर है ट्रेंड्स चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहे, अगले साल 2 साल में भी वो कोशिश करेंगे, शायद इसीलिए वो कोई बेट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और उसके अलावा जो इंटरनेट बैलेटिंग है उसके ज़रिए से एक्सपर्ट्स को ला के कुछ तब्दीली की रास्ता जो है वो हमवार किया जाए। मुस्लिम लीग शायद जो पीटीआई है, मुस्लिम लीग को पछाड़ने के लिए उसके लिए अब भी यही तरीका ज़्यादा बेहतर होगा कि जिन इलाकों में वो बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद रख सकती है, जैसे कि साउथ पंजाब है, उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा यहाँ पर आके पोठोहार के इलाके में ज़रा आके थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करें। सेंट्रल पंजाब में तो नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी कोई तब्दीली लाएंगे, और शायद इसी वजह से मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि ये सिचुएशन तो ऐसे ही है जैसे थी, तो इसलिए घबराने की भी कोई बात नहीं है। नहीं तो कैसे घबराने की बात नहीं। चले फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछ लेते हैं कि परफॉर्मेंस 3 साल में, अब तो इकोनॉमी भी बेहतर हो गई है, मस्बत अशारिये भी आ रहे हैं, और जैसा आप बताते हैं कि इतना बड़ा सेफ्टी नेट के प्रोग्राम्स है जिसमें एहसास प्रोग्राम, किसान कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन लोगों का झुकाव अब भी नून लीग की तरफ ज़्यादा है और यहाँ पीपल्स पार्टी ने गेन किया है। एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट की थी कि क्या आप अपनी गाड़ी चलाने को किसी अनाड़ी को अपनी गाड़ी चलाने को देंगे तो हुकूमत चलाने कैसे दी जा सकती है। उसके ऊपर एक साहब ने ट्वीट की जिसका जवाब एहसन इकबाल ने नहीं दिया। उन्हें ट्वीट की, क्या आप अपनी गाड़ी किसी गाड़ी छोड़ को देंगे। बात सारी ये है कि एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज अ डिवाइडेड हाउस। पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस पंजाब इज जीरो। पंजाब के अंदर आप लोग ये नहीं एनालाइज कर रहे हैं कि 52 इंडिपेंडेंट में से कितने इंडिपेंडेंट्स वो हैं जिनको पीटीआई ने से ताल्लुक था। इससे कि ऑब्वियसली एक चीज़ तो इससे बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें इंटरनली पार्टी में नज़र आ रही है कि हमारे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में मसला हुआ, इसलिए कि हमारी ही पार्टी के लोग हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ जीते और वो एक जहाँ तक कराची का ताल्लुक है तो आप ताल्लुक गुलिस्तान जौहर से है, मैं वहाँ से इलेक्टिव हूँ और वो फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। उसमें 8 वार्ड थे, 8 वार्ड जीते। अभी हाजिर में PS 88 का इलेक्शन हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी ने एमजी अनाउंस हुई। आज उसी वार्ड के अंदर 6 में से 8 जो 88 के वार्ड्स आते थे
उसमें पीटीआई जीती। 2 कैंटोनमेंट बोर्ड में जिसमें हमारी प्रेजेंस ही नहीं थी, वहां हम मेजॉरिटी में आए। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, उसमें हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, और ये दोनों हमारे गढ़ समझे जाते हैं कि इसको सीट को हमने 2 दफा जीत चुके हैं। पहली दफा और दूसरी दफा दोनों आरिफ अलवी और खुर्रम शेर जमान की कॉम्बिनेशन थी विद समर खान, और फिर उसके बाद जो है, तो इस लिहाज से ये कॉन्स्टिट्यूंसी पीटीआई का गढ़ समझा जाता है। इसके रेजिडेंट जो हैं वो पानी ना मिलने के ऊपर, और पिछले साल बारिशों में जो कुछ डिफेंस में हुआ वो आपकी स्क्रीन की कीमत थी, और उसकी वजह से काफी लोग हमसे नाराज हुए। हमें उनकी नाराजगी सड़कों पर हमें एड्रेस करना। एक और चीज को मद्देनजर रखा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, वो महंगाई, और उस महंगाई का एहसास हमें कुल्ली तौर पर है। और जितने हम प्रोग्राम्स रोल आउट कर रहे हैं आवाम के उस तबके के लिए जो कि माशी तौर पे कमजोर है, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो अभी तक आवाम तक आए नहीं है। रोल आउट हुए, कुछ के आ गए, कुछ के नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल केपी में सेहत का कार्ड प्रॉपर्टी रोल आउट हो गया, उसके बेनिफिट्स है कि 10 लाख रुपए हर शख्स को मिल रहे हैं। पंजाब में रोल आउट हुआ है, लेकिन अभी उतने बेनिफिट्स और उतने लोगों को कार्ड नहीं मिला कि लोग बेनिफिशरीज की तादाद हो जाए और वो जो गरीब तबका है उसको माशी सपोर्ट मिल जाए। कामयाब पाकिस्तान का जो 5 लाख रुपए हर खानदान को कर्जा देने की बात है, या कामयाब किसान का प्रोग्राम है, वो इस साल लॉन्च हुए हैं बजट के अंदर, अभी उसका रोल आउट हो रहा है। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि एक महंगाई के मामले को जब हम एड्रेस कर लेंगे तो ये डिवाइडेड पीएमएलएन, जिसका नैरेटिव जो फौज के खिलाफ है, और पंजाब के हर घर में फौजी मौजूद है और वो फौज के खिलाफ कोई बात सुनने को नहीं तैयार, दैट इज अ वेरी अनपॉपुलर स्टैंस टू अवर बेनिफिट को पीएमएलएन ने लिया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बयान किया है, उनके नजदीक महंगाई है, और जो ही इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा डिवाइडेड पीएमएलएन वो फायदा नहीं उठा सकेगी। वैसे जो बात कही मुजम्मिल, पहले आप जवाब दे दीजिएगा। आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड टू इट, कल फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी हम सबके सामने है, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं महंगाई के चैलेंज पर काबू पा के चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मुजम्मिल, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? देखें, ये जो पीटीआई का नैरेटिव है ना कि जी वो फौज मुखालिफ हैं इसलिए उनको वोट नहीं मिलेंगे, फिर सारी कंटोनमेंट से वो जीत गए हैं, जहाँ फौजियों के घर हैं, डीएचएस और कंटोनमेंट, यही तो फौज के इलाके हैं। अगर वो फौज के इलाकों से जीत रहे हैं तो उनका नैरेटिव फौज के खिलाफ कैसे हो सकता है? फिर आप हमें ये समझा रहे हैं कि जो फौज के जेर इंतजाम इलाके हैं वहां फौज के खिलाफ लोग वोट डालने को ज्यादा मोतबर समझते हैं। मैं तो हैरान हूं पीटीआई की इस बात पर। भाई ये कंटोनमेंट्स और डीएचएस तो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे, यहाँ से पीटीआई हमेशा जीतती थी और ये इनकी स्ट्रॉन्ग सीट थी, पीटीआई का वोट बैंक है, इनका सेम पेज और इनका ये सब कुछ। अगर ये कंटोनमेंट हार जाते हैं तो फिर सेम पेज भी कहाँ गया और सब कुछ कहाँ गया? अगर कंटोनमेंट के लोग जो हैं वो नून लीग और पीपल पार्टी को वोट डाल रहे हैं तो फिर पीटीआई के पास कौन सा नजरिया है? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, you were saying something we couldn't hear. मैं कह रहा था, देखिए हिसाब कर लीजिए, 63 और 52 कितने होते और 58 कितने होते। माजी में पीएमएलएन को इसी में 68 मिली थी, 10 सीटें कम हो गई हैं उनकी पूरे पाकिस्तान के लिहाज से, और पंजाब में भी जितनी मिली थी उससे कम हो गई। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो माजी में 17 थी वो 52 हो गई है। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार है, मैंने उसका आपसे कहा है कि आप उसको इन डेप्थ जायजा देखिए तो आपको सही मानों में पीटीआई की पॉपुलैरिटी का एहसास होगा। So popularity कम नहीं अभी हुई भी है। पता चल जाएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, let's get into this. You think overall when you are in your 4th year? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, सही मानों में पता चलेगा पीएमएल की पॉपुलैरिटी
कि कितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में वो अपना वाइस चेयरमैन लाने में कामयाब होती है। उससे पहले आप ये मुआवजा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। आपकी वैसे जमात आपको की इख्तियार पूरा है। पॉपुलैरिटी में कमी आई है या नहीं, आप अपनी जमात का बताएं। जी, मेरी जमात की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, इसलिए कि जब लोगों को इलेक्शन के अंदर चॉइस लेनी पड़ती है तो कई दफा दे मे बी अनहैप्पी विद पीटीआई, बट उनके पास अल्टरनेट चॉइसेस में जो जमात है दे आर नॉट ईदर हैप्पी विद देम आल्सो। उनसे भी कोई खुश नहीं। उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है उस बिगाड़ को हम जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस पर जज किया जाएगा। महंगाई से उनको तकलीफ है और वो भी एक बहुत बड़ा पैमाना है जिस पर वो हमें जज करेंगे, लेकिन बाकी पैमानों पे वो कहीं भी लाएंगे तो हम बड़े मजबूत खड़े हैं कि हमने जो कुछ कारकर्दगी कोविड के सिलसिले में की, हाउसिंग के सिलसिले में की, दरख्त लगाने के सिलसिले में की, डैम बनाने के सिलसिले में की, रेमिटेंसेस लाने में की, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में की, ये सारी काविशें लोगों को नजर आती। अच्छा, अब ये वाली तो बात ये वही ये बात कोई है। कम ठीक है, नहीं ठीक है फिरदौस शबीना की साहब, आपने अपनी परफॉर्मेंस बताई और आज 3 साल का परफॉर्मेंस का रिपोर्ट भी तलब की है पंजाब के हवाले से। ज़ैहम, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। शौकत तरीन साहब का भी बयान आपके सामने है जो गुज़िश्ता रोज़ का आया था, जिसमें उन्होंने महंगाई का जिक्र भी किया, वीट के हवाले से भी आपके सामने क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ बताया जाता है बम्पर क्रॉप है, एक तरफ फिर होता है कि रिलीज़, मतलब पंजाब को फिर अहकामात होते हैं कि आप रिलीज़ भी करें। समझ से बाहर है, क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल नादिया, समझ से तो बाहर है, क्योंकि इन इशारियों को आप गौर से देखें तो फिर आपको बात समझ में आती है। एक तो आपको मईशत के जितने ये इशारिये बताते हैं उसमें से अक्सर इशारिये वो होते हैं जिसमें ये इस साल का मवाजना पिछले साल से कर रहे होते हैं, 2018 से भी नहीं कर रहे होते कि इन 3 साल में हमारी मईशत कितनी बेहतर हुई। फिर छोटे छोटे इशारिये उठा रहे होते हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से, कुछ पिक एंड चूज करके बाज मंथ बाई मंथ उठा के आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसमें क्या शक है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिरी है, बहुत बुरी तरह गिरी है। आप बड़ा फिगर उठा के देखिए, जो मेन फिगर है पाकिस्तान की दौलत को देखिए। पाकिस्तान की मईशत, आपकी जीडीपी जो 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इकानमी थी वो गिर चुकी है, वो 285 बिलियन डॉलर की इकानमी हो चुकी है। जब कौमी दौलत जब कौमी दौलत कम हो गई और 7% आपकी उस अरसे में आबादी भी बढ़ गई। पाकिस्तानी की सर सुन लीजिए आप मुझे फिगर्स बता दीजिएगा। एक पाकिस्तानी की जो फीकस आमदनी है वो गिर चुकी है इस 3 साल के अरसे में। इस वक्त एक आम पाकिस्तानी एक आम बांग्लादेशी से ज्यादा गरीब हो चुका है। आपकी जीडीपी और आपकी पर कैपिटा जीडीपी, पहले 2 साल में पर कैपिटा जीडीपी बहुत बुरी रही। इस साल में जो बेहतरी नजर आ रही है वो आपको पिछले साल के मुकाबले में नजर आ रही है। अभी भी आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2018 पे नहीं पहुंची, शायद इनके आखिरी साल में, शायद जहां से इन्होंने शुरू किया था वहां तक ये पहुंचे। आपको बताते हैं हमारे रिजर्व बढ़ गए, आपको ये नहीं बताते कि जो रिजर्व बढ़े हैं उनको बढ़ाने के लिए कितना खौफनाक, कितना महंगा कमर्शियल लोन दिया गया है और किस तरीके के इंसेंटिव्स देकर, किस तरीके से ये रकम बुला के रखी गई है, किस तरीके के उधार लेकर ये आपको बढ़ा के रखे गए हैं। तो अब डॉलर का आप आज भी मामला देख लीजिए, डॉलर का आप देख लीजिए। अब देखिए ये जो डॉलर वगैरह है इसमें से मिडिल क्लास, जो अच्छी मिडिल क्लास थी वो भी हर्ट हो रही है। अब जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन है वो क्या जाहिर करते हैं, कैंटोनमेंट में कौन रहता है? आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास रहती है, गवर्नमेंट जॉब में करने वाले ऑफिसर्स रहते हैं, आपकी अपर मिडिल क्लास रहती है, यानी वो खुशहाल लोग, वो पढ़े लिखे लोग जो पीटीआई का बेस थे, शहरों में रहने वाले खुशहाल अपर मिडिल क्लास के लोग जो बेस थे, वो इस वक्त नाराज हैं। उसके साथ जब हम फौज की बात करते हैं, देखिए फौज में भी तो ऑफिसर क्लास है ना, तनख्वाहदार लोग हैं ज्यादा, इसका मतलब है वो भी गैर मुतमैन है और उन्होंने भी वोट नहीं दिया। पाकिस्तानी सिटीजन है ना जी, सिटीजन इन यूनिफॉर्म। और एक चीज, मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करने दीजिए। देखें, जो बात पहले से शुरू हुई थी, पाकिस्तान के अवाम फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का फर्क बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद, फौज पर तनकीद नहीं होती, इसको हमें फर्क करना चाहिए। कोई पाकिस्तानी फौज को नापसंद नहीं करता। नहीं, ये तो कल फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो ट्वीट की थी, वो कहा था ना फर्द को तनकीद कर रहे हैं, उससे फर्द के ऊपर तनकीद की जा सकती है, उसका ये मतलब नहीं है कि इदारे पर तनकीद हो रही है।
ये आपने कल ट्वीट इलेक्शन कमीशन के हवाले से देखा होगा। बहरहाल अगर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नताइज से भी सब कुछ अच्छा है पीटीआई के लिए, तो ये जो कन्फ्रंटेशन की फिजा है और खुसूसन मीडिया के साथ और अब इलेक्शन कमीशन के साथ, क्या ये डैमेजिंग साबित हो सकती है? इस पर बात कर लेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मुजम्मिल, पहले आपकी तरफ आती हूँ ताकि फिर इसका जवाब फिरदौस शमीम नकवी साहब दे सकें। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके नज़दीक क्या ये सारे मस्बत अशारिये जिनका जिक्र कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो हैं जिसकी वजह से दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे विल नेवर लूज ग्राउंड? व्हाट इज इट? देखें, इलेक्शन कमीशन के साथ भी महाजराई नई नहीं है। आपको डस्का का ज़िमनी इंतखाब में अगर याद कराऊं तो उसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया तो ये तमाम मुजरा ने उस दिन भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया, क्योंकि पीटीआई की स्ट्रेटजी थी कि सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग हो जहां का पोलिंग स्टाफ जो है वो गायब किया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, सारा दिन फेयर पोलिंग नहीं हुई है और सारे हल्के में दोबारा पोलिंग होगी, जो पीटीआई के स्टैंड की नफी थी। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पे ऐसी चढ़ाई की गई। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया, जैसे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में फैसला दिया। मैं समझता हूं कि जो अंपायर को साथ रखने की कोशिश है कि अगर इलेक्शन कमीशन साथ ना हो तो आरटीएस कैसे बैठेगा, इलेक्शन कमीशन साथ ना हो तो ईवीएम कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन साथ ना हो तो फिर हम डस्का और सारे ज़िमनी इंतखाब भी हार जाएंगे, कराची में भी हार जाएंगे। ये बहुत बड़ी फिक्र है इस वक्त पीटीआई को, और वो समझ रहे हैं कि हालांकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई ने खुद लगाया है, उनका अपना तजवीज़ करदा नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और वो उसी से लड़ रहे हैं। हालांकि फॉरेन फंडिंग का केस इल्तवा में रखा गया, उसका फैसला नहीं किया जाता। और ये जो कहते हैं कि टिकटों की तकसीम गलत हो गई, इन्होंने असल में पीटीआई ने कभी खुद तो टिकटों की तकसीम की ही नहीं है। इन्हें तो एक लिस्ट मिलती है कि आपने इन लोगों को टिकट देनी है, ये लोग आपके साथ शामिल हो गए हैं, ये उनको टिकट जारी कर देते हैं जहां से हुक्म आता है उनके कहने पे। इस बार और जिन आजाद अरकान की भी बात की जा रही, एक मिनट, जिन आजाद अरकान की भी बात की जा रही है, पंजाब में आजाद अरकान नून को ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई को नहीं ज्वाइन कर रहे। और अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है, लिहाजा मुझे नहीं पता फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त कहाँ कौन सी सियासत को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, और ये जो ग्राउंड रियलिटी से कितनी दूर हैं। लेकिन बहरहाल हमें तो डिफरेंट मंजरनामा नजर आ रहा है। आपको डिफरेंट मंजरनामा नजर आ रहा है, ये फरमाइएगा फिरदौस शमीम नकवी साहब, मीडिया के साथ जो मामलात इस वक्त जो एक महाजराई की फिजा और जिस किस्म से हैंडल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान होगा? और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शायद गलत एडवाइस किया जा रहा है, वजीर आजम का तो इसमें कोई अमल दखल है ही नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है। देखिए, पहली चीज तो मैं रिडिकुलस आर्गुमेंट है कि पीटीआई के फैसले कहीं और होते हैं। आप मुझे बड़े अरसे से जानती हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, जिनको आप एक्सपर्ट्स कह के बैठा रही है, मुझसे पूछे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में फौज कितनी रहती है, फौज का कितना वोट है? 2%, 98% इज सिविलियन। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड में एक कारसाज का इलाका आता है सिर्फ, उसके अलावा 85% इज सिविलियन। गुजरानवाला में हार गई, पीएमएलएन का गढ़ था, वो इनको नजर नहीं आता। एक बायस्ड ओपिनियन के साथ जब लोग बैठ के अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, आई एम सॉरी, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन टू, इकोनॉमी की बात करते हैं, डू वी लिव इन अ बबल? इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्लाइड थी +8 से -7.5। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। इस साल कितनी बढ़िया सर? जी, -7.5 गई है। अभी कितनी बढ़िया की? इस साल कितनी बढ़िया सर? 20% की बात कर रहे हैं जी। इस साल जी, उसके बाकी इशारे भी देखिए, उसकी इन्वेस्टमेंट भी जा। मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। हम कोविड के दौरान दुनिया में जिन्होंने भी रैंकिंग की बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री में आए हैं,
टॉप 3 कंट्रीज में। दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स व्यू, इट इज अ वर्ल्ड व्यू ऑन दिस। यू वांट टू चैलेंज इट, लुक एट एनी। जी बताइएगा किसने किया, बताइएगा किसने किया। सोशली और हमें अभी तक हम यूके में रेड लिस्ट पर हैं, दुनिया हमारी वैक्सीन मान नहीं रही, दुनिया हमें रेड लिस्ट में रख रही है। आप कह रहे हैं कि हमारी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, ट्रैवलिंग बैन है हमारे ऊपर। चलिए आप जाइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लीजिए, दोनों के अंदर मुझे आपसे बहस नहीं करनी। अब इसके अंदर जो बाकी है, जो इस वक्त के प्रेशर्स है, इसके अंदर डॉलर पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान से डिमांड आई है, वहां लोग बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में देयर इज अ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ अफगानीज, ऑल ऑफ अ सडन डिमांड फॉर डॉलर बढ़ी है, उसका प्रेशर आया है। हमारी जो बाकी चीजें हैं जो कहते हैं कि फैक्टर्स के कर रहा हूँ, पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो रुपये में मेजर होगी भाई। अगर डिवैल्यूएशन होगी तो उसके अंदर अगर कुछ और नहीं है तो वो जो $1400 की इनकम थी उस वक्त के रुपये के लिहाज से, अगर मैंने 10% बढ़ा भी दी और 50% अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया तो वो भी नेगेटिव नजर आएगी। इतना सादा सा हिसाब। मीडिया की महाजराई पर आ जाए और इलेक्शन कमीशन के साथ महाजराई पर आप जितने भी फिगर्स देंगे, अल्टीमेटली ग्राउंड पर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं लोग कितने खुशहाल है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। मुझे तो मैं पिछले 4 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई एक आदमी मुझे मुसवदा नहीं दिखा सक रहा जिसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी आया है नहीं, एहतजाज पहले शुरू हो गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है, पता नहीं कौन पीछे है इस एहतजाज के। अच्छा। अभी मुसवदा ही नहीं आया, असेंबली में पेश भी नहीं हुआ है, किसी के पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन एहतजाज शुरू है। पूरी ऑपोजिशन कह रही है हम नहीं मानते। अरे किस चीज को नहीं मानते? तो मुसवदा अगर आया भी, आपके वजीर इत्तलात बार बार 25 करोड़ का जुर्माना, इतने साल की जेल, बिट्स एंड पीसेस में मुस्तकिल बता रहे हैं ना। आपकी हुकूमत जो है वो रात को ऑर्डिनेंस जारी कर देती है बगैर पढ़े। ये तो ऑर्डिनेंस पे चलने वाली हुकूमत है, आपने किसको मुसवदा देना है? आपने तो ऑर्डिनेंस जारी कर देना है। आपने किधर से कोई ऑर्डिनेंस 90 दिन से ज्यादा नहीं चलता, पता नहीं। ये जो सारे ऑर्डिनेंस, आपकी तो हुकूमत 40 ऑर्डिनेंस पे रही है। आपने अब तक सब कुछ ईवीएम से लेके ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेके हर चीज ऑर्डिनेंस पे चलाई है। अच्छा सवाल मुझसे फिरदौस शमीम नकवी साहब, देयर इज वेरी लिटिल टाइम, प्लीज गो अहेड एंड से। तो मीडिया से महाजराई आपको नजर नहीं आ रही? प्रेस गैलरी के दरवाजे मीडिया पर बंद होते नजर नहीं आ रहे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे 37 एतराजात डाले और उसमें से एक एतराज भी मशीन के ऊपर ना हो और मशीन की प्रोडक्शन हो, फंडिंग हो, टाइम हो, अभी डिबेट है whether this machine works or doesn't work, does it fulfill the requirements of transparency or not? Okay. अभी बाकी वो बहस शुरू करने की क्या तुक है? So that makes him opposition का आलाइकार. That makes election commission opposition का आलाइकार. मैं बड़ा सिंपल चीज जानता हूँ, जहां भी बायस नजर आएगा और फैक्चुअल एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से बहस नहीं हो रही होगी, तो पाकिस्तानी जैसे मुल्क के अंदर हमें हक है कि हम अपनी राय का इजहार करें। हमारी राय यही है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इज नॉट कॉम्पिटेंट, उसे आग लगा देनी चाहिए और वो ऑपोजिशन के आलाइकार हैं। जी, मैंने लफ्ज कॉम्पिटेंट का इस्तेमाल किया, जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वफाकी वज़रा कह रहे हैं मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। जी ज़ैगम, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। देखिए, मुझे दुख हो रहा है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, इनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ और मुझे मालूम नहीं किस तरह से ये ऐसी फिगर्स दे रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की तारीफ ज़रूर की थी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ऐसी कोई रैंकिंग नहीं की जिसमें पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर रखा हो। मुझे बड़ी खुशी होगी, आप बताइएगा अगर कहीं किया हो। अभी ईवीएम के मसले पर नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि मशीन पे कोई इतराज़ नहीं किया, मशीन पर एक से ज़्यादा इतराज़ किए। एक इतराज़ ये किया है कि ये मशीन टेम्पर प्रूफ नहीं है, इसको टेम्पर किया जा सकता है, एक तो फिजिकल। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि इसका जो है, सर सुन लीजिए, मैं उनके एतराज़ात की बात करूँ। आपने फरमाया मशीन पे एतराज़ नहीं किया, बिल्कुल किया है। दूसरी बात ये है कि वो टेम्पर प्रूफ अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि मशीन को जो एनवायरनमेंट चाहिए, जिस तरह उसकी स्टोरेज की फैसिलिटीज चाहिए,
वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। खुद मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से कम से कम 1 दर्जन बहुत अहम एतराज बनते हैं। वो हर आदमी जो आम कंप्यूटर यूज करता है, जो फेमिलियर है आईटी के बिल्कुल बेसिक से, ओ लेवल के बेसिक से, वो इन एतराजात को समझ सकता है कि ये बहुत अहम एतराज हैं और बिल्कुल अहम एतराजात हैं। और इसलिए अगर एतराज़ उठाया जाएगा तो ये बड़ी अजीब बात है फिरदौस शमीम नकवी साहब कि आप कहते हैं कि ये बायस है और अगर कोई बायस होगा तो हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। बहरहाल आई हैव टू क्लोज द शो। देखना ये है कि ये मामलात किधर तक जाते हैं। एक मीडिया के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ जिन्होंने नोटिस भी जारी किए हैं और आज का बयान भी मैंने खुर्रमशेर ज़मान साहब का आपके सामने रख दिया। लाहौर में या पंजाब की सतह पर क्या इस मरतबा की तब्दीलियां गवर्नेंस को मज़ीद बेहतर करेंगी और पंजाब को वैसा कर देंगी जैसे कि इमरान खान साहब देखना चाहते हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।